आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर यह खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं, वैभव श्रीवास्तव। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात यूनियन बजट 2022-23 की। जी हां, इस साल का यूनियन बजट पेश हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस साल के बजट के बारे में ट्वीट करके बताया है कि 100 साल में सबसे ज्यादा खौफनाक पैंडेमिक के बीच तरक्की की नई उम्मीदें लेकर आया है ये बजट इकोनॉमी को मजबूती देने के साथ ही आम इंसान के लिए बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज भी बनाएगा। खास बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्वीट करके कहा है कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी पूरी टीम को पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजट के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और इन्हीं सब बातों पर बहुत ही गहराई से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल और सोशल एनालिस्ट प्रोफेसर शिवाजी सरकार, दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नवीन मित्तल और जाने माने टैक्स एक्सपर्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट बिमल जैन जी, आप सभी का मैं अपने स्टूडियो में वेलकम करता हूं। मैं प्रोफेसर सरकार से बात जानना चाहूंगा, कितनी जरूरी है, चाहे वो आइजॉल की टनल हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट्स को मिलाना हो और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो। देखिए, इसमें वित्त मंत्री ने एक बात और कहा है कि ये बजट जो है सिर्फ आज के लिए नहीं बनी है, फिर जब भारत जो है उसके 100 साल पूरे हो जाएंगे 2047 को, तब तक के लिए बजट के जो है नींव डाली जा रही है। जी बिल्कुल। और उसके लिए उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी है क्योंकि उस वक्त तक जो है पॉपुलेशन बढ़ेगा, बड़े शहरों की ज़रूरत ज़्यादा होगी, छोटे शहरों की भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, तो उसकी ओर तवज्जो दी जाएगी। दूर दराज के जो इलाके हैं, जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट का जिक्र किया, वहाँ के जो लाइफ स्टाइल है, वहाँ की जो समस्याएं हैं, उनको भी हमें एड्रेस आज ही करना है। क्योंकि अगर हम उसको आज एड्रेस नहीं करेंगे, वहाँ का लाइफ स्टाइल अगर इम्प्रूव नहीं करेगा और कहाँ के लोगों को अगर प्रवास पे जाना पड़ेगा, तो प्रवास पे जाने का खास करके इन क्षेत्रों की परेशानी ये होती है कि प्रवास पे जाने पे जो लोग प्रवास में जाते हैं उनको अपनी तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है और साथ में जो वहाँ की लोकल डेवलपमेंट होती है वो रुकती है। तो इसलिए इस लोकल डेवलपमेंट भी होता रहे और लोग जो प्रवास में जाना है वो जाएंगे ही निश्चित रूप से, जो जाना खुद चाहेंगे, पर फोर्स प्रवास नहीं होगा। तो पूरा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एरिया है, जो शहरें जो नई बनेंगी, तो उसके लिए एक कोशिश की गई। दूसरी चीज़ जो है इंटीग्रेटेड रेल, एयर और रोड, इनको सारे को इंटीग्रेट किया जाएगा। अभी हम जाते हैं, जैसे कहीं किसी स्टेशन पे पहुँचे, वहाँ से दूसरी जगह अगर जाना है तो उसमें अगर सड़क से जाना है तो बहुत दूर जाना पड़ता है, एयरपोर्ट है वो और कहीं दूर होता है। तो इन चीज़ों को भी जो है एड्रेस करने की अब कोशिश की जाएगी कि जिसमें कि वो जो ट्रांसपोर्ट में जो हम एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो सिलसिला होता है उसमें वक्त कम लगे, लोगों को परेशानियां कम हो। क्योंकि जिस तरह से अब हर क्षेत्र में छोटे छोटे हवाई अड्डे बनाए जाएंगे, मेट्रोज बनाए जा रहे हैं, रेलवे स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, आपके गुड्स ट्रेन्स के हब बनाए जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन हब्स बनाए जा रहे हैं, इन सबको जब एक साथ जोड़ दिया जाएगा जी, तो उससे एक तो ये होगा कि शहरों में सामान्य रूप से ऐसे हालात में जाम्स होते हैं, फिर गति रुकती है। तो उसमें बेसिकली गति शक्ति कैसे आए, तो वो गति शक्ति का तो खैर वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दूसरा है, रेलवेज के लिए है वो जी। पर वो गति जो है सारे चीज़ों में किस तरह से आए वो ज़रूरी है। पर एक चीज़ मैं समझता हूँ, थोड़ा सा कॉशन हमें लेना चाहिए जब इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं और 111 करोड़ का जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और कई सालों के लिए है वो, तो उसमें हमें सोचना पड़ेगा कि हम इसको किस तरह से करें। क्योंकि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी बात होती है, उससे सारा जो माहौल बदलता भी है, पर उसके साथ एक समस्या भी कई बार आती है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में जो है वो पैसे उतना जनरेट नहीं करते, इन्वेस्टमेंट उसमें बहुत हाई लगता है जी हाँ। और हम देख चुके हैं, खास करके अगर 2000 के आसपास का अब एशियन टाइगर्स के जो हालात हुए हैं बुरे, और आज तक वो पूरे सुधरे नहीं हैं जी, तो उनके हालात से भी हमें थोड़ी सी सबक लेनी चाहिए कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना निवेश कर रहे हैं उसको थोड़ा सा मुझे लगता है फेज्ड वे में करना चाहिए, जिससे कि
देखिए, संकट तो किसी भी इन्वेस्टमेंट के साथ होता है, पर हम जो संकट आए, छोटे मोटे आते हैं, हम उसको निपट लेते हैं। तो उसी तरह के संकट आए, बड़े संकट ना आए। बहुत ही ज़रूरी बात कही प्रोफेसर सरकार ने, और मुझे लगता है हम सभी ने इस बात को देखा है कि माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में ये बात कही थी कि इस सरकार की जितनी भी नीतियां हैं या जितने भी कार्य हैं, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को साथ लेकर चलती हैं। इंक्लूसिविटी की जहां तक बात की जाए, जैसा प्रोफेसर सरकार ने अभी भी कहा कि दूर दराज के इलाकों को साथ में जोड़ने की बात है, ये बहुत ज़रूरी है। इसी से जुड़ी हुई एक बात मैं पूछना चाहूँगा बिमल जैन साहब से कि स्टील स्क्रैप पॉलिसी सरकार लेकर आई है। अब अगर देखा जाए गौर से तो स्टील एक बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है जिसका इस्तेमाल बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। कितना ज़रूरी है बिमल जैन जी कि स्टील स्क्रैप पॉलिसी अब आए, और साथ ही साथ जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, कंजम्पशन बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी यहाँ भी ज़रूरत है, मतलब हमारे देश में और साथ ही साथ बाहर भी, इनके ऊपर जो एक मजबूत और ठोस पॉलिसी जब आती है तो कितना आसान हो जाता है बाकी इंडस्ट्रीज के लिए इन प्रोडक्ट्स को एक्वायर करना और साथ ही साथ इनको इस्तेमाल करना। देखिए वैभव, आपको समझना पड़ेगा, जो जिस स्टील स्क्रैप की हम बात कर रहे हैं या मेटल स्क्रैप की हम बात कर रहे हैं, इस पे एग्जम्पशन थी। अब इस एग्जम्पशन को बढ़ा दिया गया है जी। और ये बढ़ाना क्यों जरूरी था? आपने देखा था जितने भी हमारे फिनिश प्रोडक्ट स्टील स्क्रैप या मेटल स्क्रैप से बन रहे थे, उसकी प्राइसिंग डे बाय डे बढ़ रही थी। तो आप आयरन ओर का कुछ भी मेटल, आयरन ओर पकड़ लीजिए, कोई भी स्टील के आइटम पकड़ लीजिए, अगर ये सारे आइटम उनकी कॉस्टिंग बढ़ेगी तो ओवरऑल आपके कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐड करती है वो आपकी कॉस्टिंग को। यानी आपके लिए ये होना चाहिए कि जो स्टील स्क्रैप मैं लेके आ रहा हूँ या मेटल स्क्रैप जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, उस पर मुझे एग्जम्पशन मिले। हाँ, एंड यूज बेस्ड आप उसको यूज बेस्ड एग्जम्पशन देते हैं, जिससे आप उसे स्पेसिफाइड प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में ही लगाएंगे, और वो जरूरी भी है। तो जो अनाउंसमेंट हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने किया कि इस एग्जम्पशन को आगे कंटिन्यू रखा जाएगा, वो दो कारणों से रखा गया। एक तो प्राइसिंग डे बाय डे बढ़ रही थी, और दूसरा इससे जो हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं वो मेरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन में लगती है। अगर इसकी प्राइसिंग कॉस्टिंग को मैंने कंट्रोल चेक नहीं किया तो ये मेरी ओवरऑल प्राइसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉस्टिंग के लिए एड बैक करेगी। और जब हम हाउसिंग की बात करते हैं तो उस पर भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पेक्ट करती है। ये क्वेश्चन था, बट चूंकि इसमें दो कनेक्टेड पॉइंट है जो मैं आपसे टच करना चाहूंगा कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करते हैं, वैभव, एक स्पेसिफिक इनकम टैक्स के रेट 15% के दिए गए थे उस कॉर्पोरेट के लिए, उस कंपनी के लिए जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगी फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019 से, और 31 मार्च 2023 तक का उसका टाइम टारगेट था, जिसको अब 1 साल आगे बढ़ा दिया गया। तो प्रोफेसर सरकार भी इस बात को कह रहे थे कि हम अगर इंडिविजुअल इनकम टैक्स की बात करें, पर्सनल इनकम टैक्स की बात करें, उसके अलावा भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो ओवरऑल हमारे जीडीपी को फोकस कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। स्टार्टअप, देखिए स्टार्टअप आज हमारे इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। वी आर एट 3rd पोजीशन ग्लोबली। अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखें, यूएस और चाइना के बाद हमारा नंबर आता है। तो स्टार्टअप को जो इनकम टैक्स में बेनिफिट है उसको 1 साल आगे एक्सटेंड कर दिया गया, 31 मार्च 2022 से उसको 31 मार्च 2023 तक कर दिया गया। तो मैंने सारे पॉइंट क्लब करके आपको क्या बताया, यही बताने की कोशिश की कि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है, आईआईपी के ऊपर है, इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, जहां पे गवर्नमेंट ये चाहती है कि आपको वो सारे सपोर्ट और बेनिफिट दिए जाए जिससे आप सस्टेनेबल ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम उसको सस्टेन कर पाए। एट द रेट 2047 तक का हमने टारगेट लिया है, उससे पहले 2025 तक हमने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तैयार करनी है विद अ जीडीपी ग्रोथ ऑफ 9.2%। मेरे हिसाब से जो आपने स्टील स्क्रैप के ऊपर क्वेश्चन किया था वो आंसर करता है कि एग्जम्पशन की क्यों जरूरत थी, उसे क्यों आगे बढ़ाया गया, जिससे हमारे एफजी की प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव हो, और वो एफजी जो बाद में कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है वहां भी कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग, अफोर्डेबिलिटी, सप्लाई सारी कॉम्पिटिटिव हो।
बिल्कुल, बिमल जी ने बहुत अहम बात कही कि जितनी भी सप्लाईज हों, क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान है सरकार का। सप्लाई चेन्स सीमलेस हों, ये बहुत ज़रूरी होता है। और शायद जितनी भी ये चीज़ें हैं, दूर दराज के इलाकों को एक साथ जोड़ना, गति शक्ति टर्मिनल्स और कार्गो टर्मिनल्स बनाना, साथ ही साथ नई ट्रेन्स, नए हाईवेज, नए शिपवेज, इनलैंड वाटरवेज, इन सभी को तैयार करना ताकि जितने भी दूर दराज के इलाके हैं वो जुड़ पाएं, और साथ ही साथ जितनी भी सप्लाई चेन्स हैं पूरी कंट्री में वो सीमलेस हों, यानी विदाउट एनी इंटरप्शन हो। मेरा सवाल है प्रोफेसर मित्तल आपसे वो ये कि कितना जरूरी है कि हम एक तरफ बहुत बेहतरीन कार्गो टर्मिनल्स बना रहे हैं, साथ ही साथ वंदे भारत की जो ट्रेन्स हैं वो नई ट्रेन्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट हाईटेक ट्रेन्स होंगी। मतलब दो तरफा वार कर रहे हैं। एक तरफ हम मेक इन इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, साथ साथ हम कार्गो टर्मिनल्स बनाकर एक सीमलेस सप्लाई चेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में। कितना जरूरी है कि यूनियन बजट 2022-23 में इस चीज पर बहुत जोर दिया गया है? देखिए, ये बात तो ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ ग्रूम हो और बढ़े, तो हमें फैक्ट्रीज़ तक हमारे कार्गो टर्मिनल इस तरह से ऑपरेट करेंगे कि हमें फैक्ट्रीज़ तक सामान ले जाने में या लाने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि बाहर की इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ आएँ और वो इंडियन सेटअप के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करें, तो इंडस्ट्रीज़ को वहीं लगाया जाएगा जहाँ पर सामान पहुँचाने में, चाहे वो रॉ मटेरियल पहुंचाने की बात हो या फिनिश्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करने की बात हो, अगर हम इसमें सीमलेस कनेक्टिविटी नहीं दे पाएंगे तो फिर हम इसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो करंट जो गवर्नमेंट है, इनका टारगेट यही है कि किसी से भी तरह की कोई भी समस्या इसमें नहीं आएगी। इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा कि वो अपनी इंडस्ट्रीज लगाए, मैन्युफैक्चरिंग करें। बाकी जो प्रोसेस है सरकार का होता है, अच्छे रोड बनवाना, टर्मिनल बनाना, जल्दी प्रपोजल्स को क्लियर कराना, वो सरकार करेगी इसमें। कि डिजिटल इंडिया और साथ ही साथ एजुकेशन के डिजिटाइजेशन से ही हम विश्व गुरु बन पाएंगे दोबारा। हम साथ ही साथ बहुत अच्छा कर पाएंगे पूरे विश्व में, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे एक्सपोर्ट की बात हो, या किसी भी और सेक्टर की बात हो। देखिए, मुझे लगता है कि डिजिटाइजेशन अच्छी चीज़ है, उस पर तवज्जो भी देनी चाहिए। फिर मेरे ख्याल में ज़रूरत से ज़्यादा जो है उस पर स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। फिर भी एजुकेशन की जहाँ तक बात है, उसमें डिजिटाइजेशन से देखिए एक फ़ायदा ये होता है कि जो लोग कहीं काम कर रहे हैं, हायर एजुकेशन की जहाँ तक बात है, और अपने जो है स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, लर्निंग को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी जो स्टडीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए डिजिटल एजुकेशन जो है एक बहुत अच्छी चीज़ है, और उसको बढ़ावाना जो है वो भी अच्छी बात है। मैंने अभी देखा है, खास करके कई प्रोफेशनल्स को मैंने देखा है कि वो दिन भर अपने काम में लगे होते, कई बार रात में भी लगे होते, उसके बीच में जो उनको समय मिलता है तो उसके बीच में वो अपने डेवलपमेंट के लिए कई तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज करते हैं, और वो मोस्टली अभी तक जो है प्राइवेट सेक्टर कर रही है। तो सरकार अगर इस चीज़ को आगे बढ़ाती है, देखिए एक चीज़ हमने अभी तक महसूस किया है कि चाहे जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों और जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हों, दोनों के वर्किंग में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और हमने आमतौर पे महसूस किया है कि कुछ एक प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के आमतौर पे गवर्नमेंट सेक्टर के जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, दे आर मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड दे डिलीवर बेटर। ये भी हमारे महसूस मैंने किया है। बिल्कुल। तो सरकार जो है इन चीज़ को जब करती है, और दूर दूर के दराज के इलाकों में बैठे हुए लोग जो अपनी जो है शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, अपने स्किल को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है अभी कोई ऑर्गेनाइज्ड जो है, कई यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ में सिस्टम नहीं है, कहीं डेवलप हो रहा है, इस तरह का एक ट्रांजिशन पीरियड के जो इश्यूज़ हैं वो है। जब सरकार जो है पूरे देश के लिए जब एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रही है, मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी पहल है। क्योंकि अच्छी पहल ये है उसके साथ साथ जो है, क्योंकि उससे जो एक स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो भी नेशनल लेवल पर होगा, लोग जुड़ेंगे, लोग जानेंगे क्या कुछ होना है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है कि क्लासरूम जो है आपका घर ही होगा, या ये आपका वर्क प्लेस होगा, या आपका टेलीफोन होगा, तो उससे जुड़ना आसान हो जाएगा। लोगों को जो देखिए, अब पहले लोगों को परेशानी होती थी डिजिटल क्लासरूम करने में। अब डिजिटल क्लासरूम में देखता हूँ जिस तरह से सारे टीचर्स इन प्राइमरी लेवल पे भी कर रहे हैं, तो वो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है 2 साल के दौरान। भले ही वो एक ऐसे पैंडेमिक के वक्त आया हो, एक क्राइसिस के वक्त आया हो, पर एक अच्छी सिस्टम बन गई है।
उसका थोड़ा सा एक इशू ये भी है कि थोड़ा महंगा भी पड़ता है। गांव के दूर दराज के लोग जो हैं वो जो डाटा है वो अफोर्ड नहीं कर पाते, ये भी एक समस्या है, उसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 5G की टेक्नोलॉजी आ रही है, वो और महंगी होगी कि सस्ती होगी, आगे हमें देखना होगा। पर सरकार ने जो ये पहल लिया है उसको निश्चित रूप से देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ हमने अब देखी है कि साइंटिफिक एजुकेशन के लिए पहले माना जाता था कि डिजिटल सिस्टम शायद उस तरह से काम नहीं करे, पर अब हमने ये भी देखा कि साइंटिफिक एजुकेशन, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशंस, वो सारी चीज़ें भी जो हैं वो जो क्लासरूम्स होते हैं उसमें सारा कुछ करके दिखाया जाता है। और जो इसके स्टूडेंट्स होते हैं, और वो मोस्टली जो है हायर लेवल पे जो होते हैं वो तो बहुत अच्छे होते हैं, पर जो लर्निंग लेवल पे भी होते हैं वो भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में उन चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं जी। तो मेरे ख्याल में डिजिटल एजुकेशन की बढ़त जो है निश्चित रूप से ही अच्छी बात है, उसको ऑर्गेनाइज करने की चीज़ जो है वो अच्छी चीज़ है, पर सरकार को देखना पड़ेगा एक चीज़ निश्चित रूप से जो मैंने कहा, कहीं डिजिटल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसके लिए जो है डिजिटल अफोर्डेबिलिटी भी जो है उसका भी सरकार को ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत ही अहम बात कही प्रोफेसर साहब ने। अब साथ ही साथ मैं एक और बात पर चर्चा करना चाहूँगा जो कि है स्टार्टअप्स। हम सभी जानते हैं 2021 में हमारे देश में 40 से ज़्यादा ऐसे स्टार्टअप्स थे जिनको यूनिकॉर्न का दर्जा दिया गया। जो लोग इस बात को नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन US डॉलर्स को क्रॉस कर जाती है। 40 से ऐसे ज़्यादा स्टार्टअप्स थे जिनको यूनिकॉर्न का दर्जा दिया गया। कुल हमारे देश में 80 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। और इस बजट में यानी यूनियन बजट 2022-23 की जहां तक बात की जाए, स्टार्टअप्स को टैक्स एग्जेम्पशन देने की बात कही है। टैक्स एक्सपर्ट बिमल जी हमारे साथ हैं। बिमल साहब, आप क्या सोचते हैं, कितना ज़रूरी है स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ इससे होने वाले फ़ायदे जो देश और देश की जनता को मिलेंगे? वैभव, देखिए, स्टार्टअप को प्रमोट करना और उसे बूस्ट करना हमारे लिए क्यों फ़ायदेमंद है। जब आप स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं और बूस्ट करते हैं तो सबसे पहले आप जॉब क्रिएशन करते हैं जी। आज हमने 60 लाख जो जॉब क्रिएशन की बात की है वो आएगा कहाँ से अगर हम स्टार्टअप को बूस्ट और सपोर्ट नहीं करेंगे। सेकंड, जब आप टैक्स की बेनिफिट देते हैं, तो मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले वैभव कहा कि स्टार्टअप में जो इनकम टैक्स की बेनिफिट 3 इयर्स आउट ऑफ 10 इयर्स मिलती थी उसको 1 साल और बढ़ा दिया गया, 31 मार्च 2022 से 31 मार्च 2023 तक कर दिया गया। अब स्टार्टअप हम देखें, कई मल्टीपल सेक्टर को देखते हुए हम स्टार्टअप देखते हैं, और अब जब नया इनोवेशन, नए थॉट प्रोसेस की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें स्टार्टअप में नए इनोवेशन मिलते हैं जो हमारी कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग, आप देखिए, जब तक स्टार्टअप को आप प्रमोट नहीं करते तब तक आपको ये नहीं लगेगा कि हम किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाइड वे में, इजी वे में एक लो कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग पे कैसे बना सकते हैं। स्टार्टअप इसका नाम है। स्टार्टअप में क्या होता है कि जब हम आते हैं तो हमें तो पहले डर होता है कि कहीं मुझे लॉस हो गया तो इसी के लिए तो एग्जिम्पशन की बात चल रही है, यही तो एक्सटेंड किया गया। सेकंड, वर्किंग कैपिटल मेरी नीड होती है स्टार्टअप के लिए, तो वर्किंग कैपिटल मुझे कहाँ से मिलेगा? क्या मुझे लोअर रेट पे मिलेगा? क्या मुझे इंटरेस्ट सबवेंशन गवर्नमेंट अनाउंस करेगी? यस, हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बार स्टार्टअप के लिए यही अनाउंस किया है और उन्होंने कहा इस स्टार्टअप को मुझे आगे लेके जाना है। अब आप सिटी एडवांटेज देखिए, पहले बेंगलुरु में बहुत सारे स्टार्टअप आते थे इंडिया में जी, अब दिल्ली में आ रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर जब स्टार्टअप ग्रो कर रहे हैं और जब मेरा इकोसिस्टम, जिसको मैं ग्लोबल मैप पे देखता हूं, आफ्टर यूएस एंड चाइना अगर इंडिया है 3rd पोजीशन पे, यानी इंडिया स्टार्टअप को प्रमोट कर रहा है। स्टार्टअप को प्रमोट करने के एडवांटेज, जॉब क्रिएशन, आपका इंडस्ट्री चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो या सर्विस से रिलेटेड हो, क्योंकि हमारा मेजर कंपोनेंट जीडीपी का सर्विस सेक्टर से आता है, तो मेजरली मैंने देखा स्टार्टअप सर्विस सेक्टर में ज़्यादा आ रहे हैं। बट मेरा टेक ये होगा कि स्टार्टअप में अगर हम कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पर्सपेक्टिव भी देखें तो हमारे इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें हम ग्रोथ देखने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे अगर हम इनोवेशन लेके आ गए, टेक्नोलॉजी का हमने एडवांसमेंट कर दिया, तो मेरी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी एट लोअर कॉस्ट। तो कुछ स्टार्टअप को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट एंड न्यू टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम जोड़ सकते हैं, ये एक नेक्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए। ये ज़रूरी है हम सब के लिए बात समझनी कि गवर्नमेंट का एक बहुत अहम पुश रहा है डिसइन्वेस्टमेंट के प्रति, और साथ ही साथ गवर्नमेंट की एक कोशिश रही है कि गवर्नेंस ज़्यादा हो और गवर्नमेंट
कम हो। इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट, जो भारत सरकार की सरकार है, वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि किस तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए। सरकार की तरफ से जितना ज़्यादा मदद मुहैया करवाया जा सकता है वो मुहैया करवाया जाए। हमारे साथ इकोनॉमिक एक्सपर्ट प्रोफेसर सरकार मौजूद हैं स्टूडियो में। प्रोफेसर शिवाजी सरकार, आप इस बात में हमें बताएं कि डिसइन्वेस्टमेंट कितना ज़रूरी है, जो एक कदम ये सरकार लगातार उठा रही है, और आपको क्या लगता है यूनियन बजट के बाद क्या डिसइन्वेस्टमेंट में और ज़्यादा बढ़त होगी? ये सरकार की कोशिश तो यही है कि डिसइन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा ज़्यादा है और वो बजटरी सपोर्ट के काम आए, यानी कि वो और किसी काम में नहीं आएगा। बजट को ठीक ठाक करने में, बजट के फिक्सल डेफिसिट करने में, उसी में काम आएगा ज़्यादातर। और सरकार की एक सोच ये है कि सरकार के पास कोई भी पब्लिक सेक्टर नहीं होना चाहिए, बहुत ज़रूरी जो होंगे उसको छोड़ के। इसलिए अब जो 171 जो प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर है, वो भी उसमें भी वे डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उसका एक नतीजा हम देखिए क्या हो रहा है। अभी आज ही वित्त मंत्री ने ये कहा है कि एयर इंडिया का हमने डिसइन्वेस्टमेंट तो कर दिया है, पर 51,000 करोड़ का एयर इंडिया का जो लोन थे या और तरह के लाइबिलिटीज थे, वो तो ट्रांसफर हुआ नहीं जी। तो डिसइन्वेस्टमेंट का वो 51,000 करोड़ जो है वो कैसे किया जाएगा, वो बजटरी घाटे से पूरा किया जाएगा जी। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि क्या सारे डिसइन्वेस्टमेंट करना सही तरीका है या नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट में देखिए, मेरी जो अपनी एक सोच है, थोड़ी सी सरकार के, मैं समझता हूँ उस सोच को सरकार को थोड़ा सा सुधारना चाहिए। क्योंकि एक जो है ग्लोबल सोच हो गई है, मैं नहीं कहूँगा कि सरकार की सोच है, ग्लोबल सोच हो गई है कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा एफिशिएंट होता है और प्राइवेट सेक्टर कोई गलती नहीं करता है। मेरे ख्याल में ये सोच बहुत सही नहीं है। क्योंकि मैं फिर से एक चीज़ कहूँगा कि अगर 2007-8 का जो मेल्टडाउन हुआ, जिसको लेहमान भाइयों का देन माना जाता है, जिसमें अमेरिका की जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है AIG इंश्योरेंस, उसको बहुत ज़बरदस्त घाटा हुआ। अमेरिका की पूरी जो स्टॉक मार्केट वो बैठ गई, विश्व के स्टॉक मार्केट्स बैठ गए। तो हमें ये मान के नहीं चलना चाहिए कि कोई भी सेक्टर जो है गलती नहीं कर सकता है। किसी भी सेक्टर में कभी भी गलती हो सकती है। कुछ गलतियां जानबूझ के की जाती है, कुछ गलतियां हो जाती। वक्त बहुत कम है, बातें बहुत ज़्यादा हैं। ज़रूरी बात यह है कि यूनियन बजट 2022-23 के आने के बाद 700 अंकों की उछाल हुई है हमारी मार्केट में। सभी लोगों को उम्मीद थी कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा, वो उम्मीद काफ़ी हद तक पूरी हुई है। बहुत सारे सेक्टर्स, चाहे वो किसान हो, चाहे वो डिफेंस प्रोडक्शन हो, मेक इन इंडिया हो, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना हो, हर चीज़ पर जोर दिया है सरकार ने। मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहूँगा हमारे टैक्स एक्सपर्ट बिमल जैन साहब से। वैभव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, एक सबसे बड़ा अनाउंसमेंट आज वित्त मंत्री जी ने किया कि हमारी जनवरी 2022 की जो GST कलेक्शन है 1,40,000 करोड़ रुपए, हाईएस्ट एवर सिंस GST गॉट इंट्रोड्यूस इन द कंट्री। यानी अगर GST की कलेक्शन हाईएस्ट एवर आपकी जनवरी 2022 में हुई है और 1,40,000 करोड़ रुपए है, तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए, हमने पिछले मंथों में देखा है GST की कलेक्शन बढ़ी है। यानी कोविड आने के बाद भी कोविड के इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़े, हमारी GST की कलेक्शन बढ़ी। इसका मतलब है मेरा GDP, मेरी गुड्स की सप्लाई, मेरी सर्विसेज की सप्लाई प्रॉपर होती रही और मैं GDP को ऐड करता रहा। इसी को टारगेट रखते हुए हमने ओवरऑल प्रोजेक्शन लिया है कि 8.5%, देन वे फॉरवर्ड 9.2% हमारा GDP ग्रो करेगा। अब GST की जब इतनी कलेक्शन बढ़ रही है तो वित्त मंत्री जी ने दो बातें जोड़ी थी, एक फैसिलिटेशन, एक इन्फोर्समेंट। फैसिलिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गवर्नमेंट सारे ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स को प्रोवाइड करा रही है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो। और इन्फोर्समेंट भी हमारे लिए जरूरी होता है, जहां पे हम चीज़ों को कंट्रोल और चेक कर पाए। मैं एक चीज़ और जरूर कहना चाहूँगा, PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देखिए, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, वहाँ पब्लिक सेक्टर के कई ऐसे इंडस्ट्री होंगी, कंपनी होंगी जो बहुत स्ट्रांग हैं, और प्राइवेट सेक्टर में भी आपको ऐसा मिलेगा कि वो बहुत स्ट्रांग है किसी सेक्टर में।
हमें कैसे आगे बढ़ने की जरूरत है। जो वित्त मंत्री जी के बजट से मुझे देखा कि उनने अलायंस करने की कोशिश की, उनने इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश की, उनने ये कोशिश की कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए हम इसको ग्रोथ ओरिएंटेड बजट कैसे बना पाए और वे फॉरवर्ड, जैसे हम कह रहे हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड 2047 तक हम कैसे आगे जाने वाले हैं, एक रोड मैप को हमने आगे की ओर बढ़ाया है। तो इस बजट को तो मैं पाथ ब्रेकिंग, ग्रोथ ओरिएंटेड एंड मैं डेफिनेटली ये मानूंगा कि पूरी तरह से वित्त मंत्री जी ने कोशिश की है कि इस बजट से सभी सेक्टर को साथ जोड़ा जाए, पब्लिक प्राइवेट दोनों को साथ लाया जाए और ग्रोथ को, जीडीपी को आगे बढ़ाया जाए। बहुत ही ब्रीफ में मैं पूछना चाहूंगा प्रोफेसर शिवाजी सरकार से, सर यूनियन बजट 2022-23 पेश हो चुका है, आप इस सरकार को इस बजट के लिए कितने मार्क्स देना चाहेंगे? देखिए मेरे ख्याल में मार्क्स जो है, मेरे ख्याल में आजकल स्टूडेंट्स को मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, ग्रेड दिए जाते हैं। तो ग्रेड के हिसाब से अगर आप कहें तो डेफिनेटली इट कम्स टू नियर ए ग्रेड, क्योंकि कई चीज़ें जिन्होंने इस बार किया है वो अच्छा है, उससे ग्रोथ होगा। पर एक जो चीज़ है शायद विमल जी ज़्यादा अच्छा बता पाएँ कि कंजम्पशन इससे कितना होगा जी। जो कंजम्पशन के उसमें जो है मुझे लगता है अभी भी कहीं ना कहीं जो है सारे जो हर्डल्स हैं उसको भी हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कंजम्पशंस बढ़ेगा, इनकम जो है वो भी कैसे जनरेट होगा, क्योंकि 60 लाख नौकरियों की बात तो की गई है, वो अगर 60 लाख नौकरियां हो जाती है तो समस्या का पार ही हो जाएगा जी। पर अगर नहीं हो पाता है तो हमारे लिए क्या चीज़ें होंगी ये भी हमें सोचने की ज़रूरत है। अदरवाइज आई थिंक इट इज़ अ जी इंस्पायरिंग बजट। कंजम्पशन की बात अभी अभी की प्रोफेसर सरकार ने, और उन्होंने कहा कि टैक्स एक्सपर्ट बिमल जी इस बारे में ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। सब ब्रीफ में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कितने ग्रेड्स देंगे आप इस सरकार को? जैसे प्रोफेसर सरकार ने कहा कि ए ग्रेड बजट है, आप क्या कहेंगे और क्यों? देखिए वैभव, अगर हम सही आकलन करें मैं ए ग्रेड दूंगा। ए ग्रेड देने की वजह यह है कि ये बजट जो है पाथ ब्रेकिंग एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, जो फ्यूचर की ओर जा रहा है, जहां हम 2025 और 2047 की बात कर रहे हैं। कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा, समय कम है इसलिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पा रहे, बट जब आप मल्टीप्लायर इफेक्ट देखते हैं, जब सारे सेक्टर के अंदर जो हमने इम्पैक्ट डाला, जो कंट्रीब्यूशन दिया और सारे सेक्टर की ग्रोथ हम चाहते हैं जो ओवरऑल जीडीपी को हमारे आगे बढ़ाएगा, यही हमें कंजम्पशन क्रिएट करके देगा। हाँ, डेफिनेटली ये क्वेश्चन देखने का है कि 60 लाख जो जॉब क्रिएशन की हम बात कर रहे हैं हम कैसे करेंगे, बट ठीक है, जब हम सेक्टर को आगे लेके जा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, और मैंने कहा पब्लिक प्राइवेट की एक बैलेंसिंग करने की भी कोशिश की गई है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जब ये सेक्टर ग्रो करेंगे तो वो रेवेन्यू भी, डिस्पोजेबल इनकम जो इंडिविजुअल के हाथ में आनी चाहिए। देखिए एक सिंपल एग्जांपल होता है वैभव, अगर इंडस्ट्री बढ़ती है तो वेजेज बढ़ते हैं, वेजेज बढ़ते हैं तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो आपका कंजम्पशन बढ़ता है। एक सिंपल थ्योरी है। तो मैं एक चीज जानता हूं, अगर इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी तो मेरे लिए यहाँ पे जॉब क्रिएशन, वेजेज, डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजम्पशन बढ़ेगा। मुझे लगता है शायद इसी लाइन पे मैं इस यूनियन बजट 2022-23 को ए ग्रेड देना चाहूंगा। बिल्कुल, तो यूनियन बजट 2022-23 को मिला है ए ग्रेड हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। वित्त मंत्री जी ने बात कही कि भारत अब अमृत काल में जा रहा है, यानी वो 25 वर्ष जिनके बाद भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे कर लेगा। मैं चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद कहना प्रोफेसर शिवाजी सरकार को, टैक्स एक्सपर्ट बिमल जैन को और प्रोफेसर नवीन मित्तल जी को, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बहुत ही वैल्यूएबल सजेशंस दिए। इसी के साथ इसी पेशकश को फिलहाल हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में आप भी अपनी राय भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।